हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे जो हमारी 9th क्लास है उसका लेसन है खाद्य संसाधनों में सुधार। बिल्कुल आसान टॉपिक है और आपके लेवल का टॉपिक है। जो हमसे जुड़ी हुई बातें हैं उनके बारे में इस लेसन में पूछा गया है और इस लेसन में हम करेंगे जो हमारे टेक्स्ट बुक है बोर्ड द्वारा लगाई गई, उसमें कुछ प्रश्न उत्तर होते हैं। कुछ तो पाठ के बीच में होते हैं और कुछ पाठ के लास्ट में होते हैं। आज हम उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे और वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। आप वीडियो को जो है पूरा देखिए, वीडियो को आपने मिस नहीं करना है किसी भी तरीके से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज का लेसन है खाद्य संसाधनों में सुधार और क्लास हमारी 9th है, ये साइंस की। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.राजेंद्र और आई एम आल्सो राजेंद्र कुमार। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, तो इसमें क्या क्या पूछता है क्वेश्चन नंबर 1 में, फसल उत्पादन की किसी एक विधि की व्याख्या कीजिए जो उच्च उपज सुनिश्चित करती है। देखिए हमारे पास फसल उगाने के कई साधन है। हमारे पास फसल जब हम उगाते हैं तो किसान जो है कई तरह की हमारे पास जो है वो विधियां अपनाता है इसके लिए। तो जो सबसे अच्छी विधि है वो हमें जो है इसके अंदर बतानी है। तो फसल उत्पादन के लिए जो सबसे अच्छी विधि है हमारे पास वो क्या है, पौधे का प्रजनन में लेकर आना, यानी कि पौधे का प्रजनन। ये है हमारे पास जो सबसे उत्तम विधि क्या है, पौधे की प्रजनन। तो यह पौधों की प्रजनन द्वारा फसलों की किस्मों को बेहतर बनाने में शामिल विज्ञान है। विभिन्न क्षेत्रों स्थानों से पौधों को वांछित लक्षणों के साथ चुना जाता है और फिर इन किस्मों के संकरण या क्रॉस प्रजनन को वांछित विशेषता के पौधे फसल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो यानी कि हम इसमें जो है प्रजनन विधि का प्रयोग करते हैं। हम इसका एक सिंपल एग्जांपल यदि हम डे टू डे लाइफ से लेना चाहते हैं तो हम कई बार जैसे ना पौधों की जो है पौध लगाते हैं, जैसे हम धान की पौध लगाते हैं, प्याज की पौध लगाते हैं, तो वो भी एक तरह से जो है एक अच्छी उपज हम लगाते हैं और उनमें से अच्छे अच्छे पौधों को छांट कर नई जगह पर लगा देते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में ये भी कहा गया है कि अधिक उपज देने वाली फसल की किस्म में जो हमारे पास ये जो है क्वालिटी होनी चाहिए। ये कहने का मतलब क्या है कि यदि आपने ये देखना है भी कौन सी फसल अच्छी है तो आपके पास जो है उसकी क्वालिटी का जो है ज्ञान होना चाहिए। भी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, नंबर 1 तो पैदावार उच्च होना चाहिए। पैदावार उच्च का मतलब क्या है, भी मान लो आप जो है कोई बीज बोते हैं, एक किले में एक बीज तो दे रहा है हमारे पास 10 क्विंटल और दूसरा बीज दे रहा है 20 क्विंटल, तो अच्छा बीज कौन सा हुआ, जो 20 क्विंटल दे रहा है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। हमें उसकी जो है क्वांटिटी देखनी है, बीज क्वांटिटी किस में ज़्यादा है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या वैसे भी बढ़ चुकी है, हमें तो क्वांटिटी भी देखनी होती है। सेकंड पॉइंट, जल्दी परिपक्वता। अब ऐसी फसल को देखना है हमें जो जल्दी पके। एक तो मान लो फसल है 1 साल में कंप्लीट होती है और एक फसल है मान लो साल में 3 बार हो जाती है, तो हम प्रेफर किसको करेंगे, जो साल में 3 बार होती है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास, सिंचाई के लिए कम पानी की जरूरत हो, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत कीमती है, ज़्यादा पानी हम वेस्ट नहीं कर सकते। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि पानी जो है कौन सी फसल कम लेती है। और दूसरा, बेहतर गुणवत्ता वाले बीज का उत्पादन, और एक ऐसी फसल हमने देखनी है जिसका बीज अच्छा हो ताकि हम आगे बोएं तो फसल फिर वो अच्छी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमारे पास ये आज के टाइम में, भाई जो है उर्वरक की उसको कम जरूरत हो, ज़्यादा उर्वरक हमें ना खरीदने पड़े क्योंकि उससे खर्चा होता है और वैसे भी उर्वरकों से हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति भी कम हो जाती है। और दूसरा, वो हमारी बॉडी पर भी इफेक्ट डालते हैं, हमारे शरीर पर भी जो है प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है वो हमारे लिए क्या है, पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाता है। मतलब खुद को जो पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना है। भाई ये तो सिंपल सी पॉइंट है।
तो ये भी वैसे भी चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है कि उसने कहा था, वैसे हमें भी इतना तो पता ही है कि जो जीव अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेता है वही जीवित रहता है। अगर अपने आप को वातावरण के अनुसार नहीं ढालेगा तो मर जाएगा, उसका विनाश हो सकता है। तो जैसे अब मान लो आजकल कोरोना की बीमारी चली हुई है, आपने देखा होगा ना। अब कोरोना में हमें ये ज्ञान दिया जा रहा है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें, यानी कि हमें इसी इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लिया तो हम बच गए। और यदि हम ये देखेंगे चलो भाई कोरोना वाले मरीज के पास चलते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, उसको छूते हैं, तो हम कहाँ बचेंगे, क्योंकि हम दूसरे इन्वायरमेंट में चले गए हैं जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। खेतों में खाद और जो उर्वरक होते हैं हमारे, उनका उपयोग क्यों किया जाता है? भी सीधी सी बात है। अब हम खाना क्यों खाते हैं, और खाने में भी हम कभी दूध खाएंगे, कभी स्वीट्स खाएंगे, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खाने से हमारी बॉडी में ज़्यादा ग्रोथ होती है, वेट बढ़ता है, हमारा बॉडी बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। तो सेम हमारे पास फसलों में भी यही पॉइंट होता है कि यदि हमें फसल ज़्यादा लेनी चाहिए, क्वांटिटी में हमें ज़्यादा में चाहिए, और फसल में कोई बीमारी ना लगे, तो हम खाद और उर्वरक का उपयोग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इनका उपयोग अच्छी वनस्पति विकास यानी कि पत्ती, शाखा और फूल को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, जो स्वस्थ पौधों को जन्म देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च फसल उत्पादन होता है। सीधी सी बात है। अब एक पॉइंट में अगर लिखना चाहते हो तो खाद और उर्वरक का उपयोग हम इसलिए करते हैं ताकि हमें उच्च फसल उत्पादन मिल सके, फसल की मात्रा जो हमने बोई है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके। थर्ड क्वेश्चन हमारा, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन के क्या फायदे हैं? तो इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन क्या होता है, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो एक तो होता है इंटरक्रॉपिंग और एक होता है क्रॉप रोटेशन। तो इन क्रॉप रोटेशन दे समझिए पहले। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या लेंगे हम यहाँ पर, कि फसल को हेर फेर कर, अदल बदल कर बोना। और इंटरक्रॉपिंग का मतलब हम 2-3 फसल साथ साथ भी बो सकते हैं। तो अंतर फसल के उपयोग के फायदे क्या हैं? नंबर 1 तो यह मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है। क्या करता है? मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनाए रखता है। दूसरा, प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादकता को बढ़ाता है। प्रति इकाई का मतलब जैसे मान लो 1 फुट में आधा किलो अनाज पैदा होता है। अगर हम यूज करेंगे इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन का तो वही जो है आधे किलो की बजाय किलो भी पैदा हो सकता है, मतलब पैदावार बढ़ती है इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन से। और तीसरा मेन पॉइंट हमारा भाई देखो, समय भी बचेगा और श्रम भी बचती है, मेहनत की भी बचत होती है हमारी, क्योंकि एक ही फसल को हम रोटेशन में बो रहे हैं और दूसरा साथ साथ कई कई फसलों को हम कर रहे हैं। दोनों फसलों को आसानी से काटा और अलग से संसाधित किया जा सकता है। चौथा पॉइंट हमारा ये है। और अब देखिए फसल रोटेशन के लाभ क्या है हमारे पास। फसल रोटेशन का मतलब अदल बदल कर बोना। वही सबसे पहले तो हमारे पास मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है वो सभी में बनी रहती है, चाहे कोई सा भी हम पॉइंट लेकर चलें। सेकंड, यह मिट्टी से एक विशेष पोषक तत्व की कमी से बचा सकता है हमें, ठीक है ना, यानी कि उसको बचाया जा सकता है। दूसरा, हमारे पास कीट संक्रमण और बीमारियों को कम करता है फसल रोटेशन जो है। और चौथा पॉइंट, खरपतवार नियंत्रण में मदद करता है। खरपतवार क्या होते हैं? खरपतवार वो पौधे होते हैं जो जैसे हम कोई फसल बोते हैं ना, तो उसके साथ अनावश्यक दूसरे पौधे भी उग जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? खरपतवार बोलते हैं। भी जैसे मान लो हमने बो तो दी गेहूँ और गेहूँ में आ गई मंडूसी, तो मंडूसी क्या होगी? खरपतवार होगी एक। या गेहूँ के साथ कोई दूसरा पौधा यदि बिना हमारी इजाज़त के उगता है तो वो खरपतवार कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यदि हम फसल रोटेशन का उपयोग करेंगे तो खरपतवार नियंत्रण में ये मदद करता है। और पांचवा, यह मिट्टी की रासायनिक प्रकृति में परिवर्तन को रोकता है। तो ये थे हमारे फसल रोटेशन के उपाय और इंटर फसल के फायदे हमारे पास क्या क्या हैं। आप करते हैं नेक्स्ट हमारा, आनुवांशिक हेर फेर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए।
यह कृषि पद्धतियों में कैसे उपयोगी है? आनुवंशिक हेरफेर संकरण द्वारा वांछनीय वर्णों को फसल किस्मों में शामिल करने की एक प्रक्रिया है। क्या है ये? आनुवंशिक हेरफेर, जो हम संकरण का मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, जिसको हम वांछनीय का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार वर्णों को फसल किस्मों में शामिल करने की एक प्रक्रिया, ये एक प्रोसेस है हमारे पास, जिसको हम आम भाषा में हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यानी कि संकरण क्या होता है? हम दो उच्च किस्म के बीज लेते हैं, अच्छी किस्म के, और उन दोनों को मिलाकर एक नया बीज तैयार करते हैं। जी, मतलब एक ऐसा बीज तैयार होता है जिसमें जो है फसल उत्पादन भी ज़्यादा होता है, पैदावार ज़्यादा होती है, और उसमें जो है पोषक तत्व भी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आनुवंशिक हेरफेर हम करते हैं। आनुवंशिक हेरफेर का मतलब क्या हुआ? हमें संकरण विधि को अपनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आनुवंशिक हेरफेर विकासशील किस्मों में उपयोगी है। जो दिखता है, निम्नलिखित उपज में वृद्धि तो होगी ही, और उससे अच्छी गुणवत्ता आएगी, बेहतर गुणवत्ता आती है। ठीक है। कम और प्रारंभिक परिपक्वता की अवधि, मतलब समय कम लगेगा। प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए बेहतर अनुकूलता और वांछनीय विशेषताएं, ये बन जाता है हमारा क्वेश्चन। आप चलते हैं 5th क्वेश्चन। भंडारण अनाज के नुकसान कैसे होते हैं? तो भंडारण का मतलब होता है किसी भी अनाज को जब हम एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं, तो हम कई बार टंकियों में कर लेते हैं, साइलों में कर लेते हैं, गोदाम में कर लेते हैं, बोरियों में कर लेते हैं। तो भंडारण जो है भाई, ये जब कहता है भी क्वेश्चन क्या है हमारा, भंडारण अनाज के नुकसान कैसे होते हैं? तो देखिए कैसे होते हैं। भंडारण के दौरान अनाज के नुकसान के लिए जिम्मेवार कारक कौन से हैं? मतलब हम क्वेश्चन ये भी बोल सकते हैं भी, जब हम भंडारण करते हैं तो उसके लिए जो हानिकारक कारक क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो कारक है हमारा अजैविक। अजैविक का मतलब जो जीवों से संबंधित नहीं है। तो जैसे मान लो नमी है, मान लो हमने जो है फसल को कच्चा ही काट दिया, दाने हरे हैं और या उसके अंदर पानी की मात्रा है, तो वो अजैविक कारक हो जाएगा। नमी, हवा में नमी होती है, तापमान होता है, ये अजैविक कारक हैं जो उसकी भंडारण के समय में प्रभावित करते हैं। और जैविक कारक जो हमारे लिए और हानिकारक है, कीड़े, कृंतक, पक्षी, कण, बैक्टीरिया, ये वैसे ही फसलों को खराब कर देते हैं, खा जाते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अच्छे पशुपालन प्रथाओं से किसानों को क्या लाभ होता है? अब देखिए भाई, अच्छा पशुपालन करना है तो फायदा तो हमें पता ही है, सीधी सी बात है भाई। नंबर 1 तो पालतू पशुओं की नस्लों में सुधार होगा। ठीक है। जैसे देखोगे आपने, अच्छी नस्ल की, जैसे मुर्रा नस्ल है हमारी भैंस की, बहुत अच्छा दूध देती है। गाय की है हमारे पास कई नस्लें, साहिवाल, जर्सी। तो ये जो कुछ हमारी नस्लें हैं, तो इनकी नस्लों में सुधार होता है। दूध, अंडा और मांस जैसे खाद्य पदार्थों की उपज को बढ़ाना, ये लाभ होगा हमारा। घरेलू पशुओं का आश्रय, भोजन, देखभाल, बीमारियों से सुरक्षा के संदर्भ में प्रबंधन हो जाता है, जो अंततः किसानों को उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करता है। 7th क्वेश्चन, पशुपालन के क्या लाभ है? देखिए भी कितना आसान प्रश्न है हमारे पास। पशुपालन के लाभ क्या है भाई? देखिए, यदि हम पशु पालेंगे, सबसे पहले तो दूध ही दूध होगा, दूध की मात्रा बढ़ जाएगी, सीधा सा पॉइंट है हमारे पास, यानी कि दूध की मात्रा, दूध उत्पादन बढ़ जाएगा। और कुछ लोग इनका पशुपालन का मतलब उपयोग जो है मांस के लिए भी करते हैं। जैसे हमारे पास भेड़ होती है, बकरी होती है, सूअर पालन होता है, मुर्गी पालन होता है। तो इस तरह के जो मवेशी पालन है हमारे पास, उनमें हम फाइबर की मात्रा बढ़ जाएगी, त्वचा अच्छी गुणवत्ता प्राप्त की जा सकती है, मसौदा पशुओं की अच्छी नस्ल प्राप्त किया जा सकता है। ये हमारा हो गया 7th क्वेश्चन। अब हमारा 8th क्वेश्चन में क्या कहता है, उत्पादन बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन में क्या आम है? भाई अभी हमने बात की थी भी कि हमने जो है कोई मुर्गी पालन हो, चाहे मत्स्य पालन हो, मधुमक्खी पालन हो, तो जो क्रॉस ब्रीडिंग का जो सिस्टम है, वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए एक आम बात है।
क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो क्रॉस ब्रीडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे उत्पादन को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहते हैं। आप कैप्चरिंग, फिशिंग, मोरकल्चर और एक्वाकल्चर के बीच कैसे अंतर करेंगे, मतलब हमें डिफ्रेंशिएट करना है, उनके अंतर बताने हैं। तो कैप्चरिंग पकड़ना होता है, फिशिंग मछली को पकड़ना। यह मछली को पकड़ने का काम जिसमें मछलियों को तालाब, समुद्र के पानी या मुल्स मानव जैसे प्राकृतिक संसाधनों से पकड़ा जा सकता है। और मारकल्चर का मतलब क्या है, यह समुद्री जल में मछली की संस्कृति है। मछली पकड़ने के लिए झींगे, सी, भेटकी, मलेट जैसी किस्मों की खेती की जाती है। और एक्वाकल्चर जब हम ताजे पानी में या समुद्र के पानी में, दोनों में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये था हमारा जो 9th का जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपके लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे इजाज़त। तो चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।